हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ पार्ट थर्ड साइकोलॉजी ऑनर्स। आज मैं आप सबों को औद्योगिक मनोविज्ञान की समस्याओं के संबंध में बताऊंगा। औद्योगिक मनोविज्ञान की समस्याएं उद्योग तथा समस्या की समस्याओं से जुड़ी हुई हैं। आज का उद्योग विविध तरह की समस्याओं का विभिन्न तरह की समस्याओं से जुड़ा हुआ है। इसमें कुछ समस्याएं होती हैं ऐसी जो परिस्थिति जन्य होती हैं, जो परिस्थिति के अनुसार वो समस्या उत्पन्न होती है। उसी तरह से कुछ सामाजिक समस्याएं होती हैं, कुछ व्यक्तिगत या व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं। तो बहुत तरह की समस्याएं जो हैं वह आज के आधुनिक औद्योगिक मनोविज्ञान में देखने को मिलता है। उद्योग धंधा और व्यवसाय से जुड़े जिन व्यक्तियों का अध्ययन हम औद्योगिक मनोविज्ञान में करते हैं, उनको इन सारी समस्याओं से किसी न किसी दिन रूबरू होना पड़ता है। तो इन सारी समस्याओं का हम यदि विवेचना करें, हम यदि देखें कि वह कौन कौन सी तरह की समस्याएं हैं जो कर्मचारी, उद्योग या उद्योगपति को उसका सामना करना पड़ता हो, तो उन समस्याओं को कुछ वर्गों में यदि हम विभक्त करें अध्ययन की सुविधा के लिए, यदि हम उसको विभक्त करना चाहें तो हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि उसकी जो पहली समस्या है, औद्योगिक मनोविज्ञान की जो पहली समस्या है वह है कर्मचारी चयन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज। जो कर्मचारी चयन की समस्या है वह औद्योगिक समस्याओं की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है, क्योंकि किसी भी उद्योग में कर्मचारी का चयन एक ऐसी समस्या है जो यदि हम उसको सही ढंग से, उद्योगपति उसको यदि सही ढंग से हैंडल नहीं करे, यदि सही ढंग से सही ढंग से वह उन समस्याओं का समाधान करने का उपाय नहीं खोजे, तो ये समस्याएं बहुत ही विकराल रूप धारण कर लेती हैं। क्योंकि कर्मचारी चयन की जो समस्या है उसको मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि किसी भी कर्मचारी को किसी भी काम में नहीं लगाया जा सकता है। जो यह हमारी धारणा थी कि किसी भी कर्मचारी, किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम में लगाया जा सकता है, हर व्यक्ति हर काम करने में सक्षम है, यह हमारी धारणा गलत है। मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि हर व्यक्ति में एक खास गुण होता है, एक खास उसमें विशेषता होती है, और उस गुण या विशेषता के आधार पर यदि हम उस व्यक्ति को किसी काम में लगाते हैं, किसी काम को संपादित करने में यदि उसको हम जिम्मेवारी देते हैं, तो वह उसको बहुत ही निपुणतापूर्वक करता है। लेकिन किसी दूसरे कर्मचारी को उस काम को यदि करने को, संपादित करने को कहा जाता है, तो उसमें उसको परेशानी होती है। इसलिए कर्मचारी की समस्या, चयन की जो समस्या है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है कि किस तरह से ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, हर व्यक्ति को उसके अनुसार, उसके एबिलिटी के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी कार्य क्षमता के अनुसार उसका चयन किया जाए। यह एक बड़ी समस्या हो जाती है उद्योग धंधा में। वैसे में हम कुछ एपरेटस कहें या आप कहें कि कुछ टेक्निक्स कहें, जिसके आधार पर हम उन कर्मचारियों के चयन प्रक्रिया को सुलभ बनाने में मदद करते हैं। जैसे कि मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड, यानी कि मनोवृत्ति का मापन, कि कौन से व्यक्ति का मनोवृत्ति कैसा है, कौन से व्यक्ति का मनोवृत्ति किस काम के प्रति अनुकूल है, किस काम के प्रति अनुकूल नहीं है। इस मनोवृत्ति की जांच के लिए बहुत सारे स्केल बने हुए हैं। उन स्केल पर उन कर्मचारियों के मनोवृत्ति की जांच करते हैं, तब उनकी बहाली की जाती है, तब उनकी नियुक्ति की जाती है। उसी तरह से इंटरेस्ट, कि किसी कर्मचारी को उस काम में इंटरेस्ट है कि नहीं,
जिस काम के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है, जिस काम के लिए उसका चयन करना है या किया जाता है, उसमें उसको इंटरेस्ट है या नहीं है, उसमें उसको अभिरुचि है या नहीं है। यदि उसके इंटरेस्ट के अनुकूल काम रहेगा तो उसमें वह उत्पादन ज़्यादा देगा, उसकी कार्य क्षमता ज़्यादा अच्छी होती है। और यदि वह उसके मनोवृत्ति के अनुकूल काम नहीं है तो ठीक इसके विपरीत रिजल्ट परिणाम मिलता है। उसी तरह से स्पैन ऑफ अटेंशन कि कर्मचारी के चयन में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है, इस बात का भी हम ध्यान रखते हैं कि उसका स्पैन ऑफ अटेंशन, ध्यान का विस्तार कितना है। क्योंकि जिस व्यक्ति के में ध्यान का विस्तार जितना ज़्यादा होगा, उस व्यक्ति में उतना ही परफेक्टनेस होता है काम के प्रति। क्योंकि एक समय में वह कितनी सारी उत्तेजना, स्पैन ऑफ अटेंशन से मेरा उद्देश्य ये है कि एक समय में कोई कर्मचारी या कोई व्यक्ति कितने उत्तेजनाओं का प्रत्यक्षण कर सकता है, कितनी उत्तेजनाओं को वह एक साथ देख सकता है, कितनी उत्तेजनाओं के प्रति वह एक साथ रेस्पॉन्स कर सकता है, यह स्पैन ऑफ अटेंशन के अंतर्गत आता है। तो स्पैन ऑफ अटेंशन के आधार पर भी हम कर्मचारी का चयन करते हैं। उसी तरह से उसका इंटेलिजेंस की माप की जाती है कि कर्मचारी का इंटेलिजेंस, कर्मचारी का जो बुद्धि है, उसकी बुद्धि लब्धि जो है, उसका आईक्यू जो है वह कितना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मानसिक काम हैं, बहुत सारे ऐसे शारीरिक भी काम हैं जिसमें कि बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो बुद्धि का मेजरमेंट करने के बाद ही चयन किया जाता है, या चयन करने पर आसानी होती है कार्य को संपादित कराने में। उसी तरह से पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व, जॉब एनालिसिस, जॉब का एनालिसिस यानी कि उसका जो पेशा है, जिस काम में उसे लगाया जाता है, उसका एनालिसिस, वर्कर एनालिसिस, ये सारे जो मेथड्स हैं, ये सारे जो टेक्निक्स हैं, इनका इस्तेमाल करने के बाद हम कर्मचारी का चयन करते हैं। यह आज के उद्योग धंधा के लिए बहुत बड़ी एक समस्या है, जिस समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। उसी तरह से दूसरा जो समस्या है, औद्योगिक मनोविज्ञान की जो दूसरी समस्या है, वह है कर्मचारी को प्रशिक्षण। ठीक है, कर्मचारी को प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण के माध्यम से, कर्मचारी को प्रशिक्षण के माध्यम से हम उसकी योग्यता को विकसित करते हैं। ठीक है, किसी कर्मचारी का चयन कर लिया गया, उसके इंटेलिजेंस के आधार पर, उसके स्पैन ऑफ अटेंशन के आधार पर, उसके एटीट्यूड के आधार पर, उसके अन्य और योग्यताओं के आधार पर उस कर्मचारी का चयन कर लिया गया। तो चयन करने के बाद जब हम उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं, तो जो योग्यताएं उसमें पहले से विद्यमान रहती हैं, जो योग्यताएं उस कर्मचारी में पहले से वर्तमान रहती हैं, जो उसमें रहता है, उसमें प्रशिक्षण के द्वारा और बढ़ोतरी होती है। उसमें प्रशिक्षण के द्वारा उसके योग्यता को और भी विकसित किया जाता है। इसलिए किसी भी उद्योग के लिए यह आवश्यक हो गया है, आज किसी भी उद्योगपति के लिए आवश्यक हो गया है कि जब भी किसी कर्मचारी की नियुक्ति करे या करता है, तो सबसे पहले जिस काम पर उसे लगाया जाता है, जिस काम के लिए उस कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है, उस काम के संबंध में उसे प्रशिक्षण दिया जाए, एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाए, एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए, और उस कार्यशाला में उसको काम के प्रति, काम करने का जो ढंग है, काम करने का जो उसका जो स्टाइल है, उसका मेथड है, उससे उसको अवगत कराया जाए। और यदि प्रशिक्षण करने के बाद, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि एक महोदय थे जिनका नाम था स्टेगनर ने 36 बड़े कॉरपोरेशनों पर अध्ययन किया था, बड़े निगमों पर अध्ययन किया 36, जिसमें देखा कि 83% कर्मचारी, 83% कर्मचारी इस बात से सहमत थे कि किसी भी अधिकारी का प्रोन्नति यदि होता है तो उसके लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। प्रशिक्षण के बाद ही उस कर्मचारी की यदि प्रोन्नति होती है किसी उच्च पद पर, तो वह उद्योग के लिए ज़्यादा लाभप्रद होगा।
कहने का मतलब यह है कि यह जो समस्या है वह समस्या भी एक विकट समस्या है प्रशिक्षण का, और उद्योगपतियों को चाहिए कि उस प्रशिक्षण के माध्यम से उस समस्या का भी समाधान करें, जिससे कि उनके उद्योग में, जिससे कि उनके उत्पादन में कोई कमी न हो और उनका उद्योग फले फूले। उसी तरह से तीसरा जो समस्या है, जो तीसरी समस्या है इसकी, वह है उद्योग में मनोबल। वह है उद्योग में मनोबल, मोराल इन इंडस्ट्री। मोराल, यहाँ पे उद्योग में मोराल, आप सोच रहे होंगे कि उद्योग में मोराल की क्या ज़रूरत है। मोराल की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी कर्मचारी जो काम करता है उद्योग में, उसके द्वारा जो उत्पादित वस्तु होती है, उसका जो उत्पादन करता है, उस वस्तु का इस्तेमाल कहाँ होता है, किस जगह पे होता है, किस काम में उसके द्वारा उत्पादित वस्तु को लगाया जाता है, यह उस कर्मचारी को, मोराल को बढ़ाने में या घटाने में बहुत कारगर सिद्ध होता है, बहुत मददगार होता है। जैसे कि यदि कोई कर्मचारी किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है और वहाँ जिस चीज़ का उत्पादन हो रहा है, जिस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर हो रहा है, वह किसी ऐसे अस्त्र शस्त्र में लगाया जाता है जो कि सीमा पर जो हमारे रखवाले हैं, जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे डिफेंस के लोग हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि दुश्मनों से रक्षा करने में, हमारे देश के रक्षा करने में जो सिपाही, जो हमारे सैनिक लगे हुए हैं, उनके डिफेंस के लिए, उनके काम आने के लिए जो वस्तु उत्पादित होती है, वह वस्तु यदि मेरे द्वारा, मेरे काम के द्वारा, हम जो उत्पादन कर रहे हैं उसके द्वारा निर्माण होता है, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता का मोराल हाई होता है। कार्यकर्ता को लगता है कि देश की सेवा में कहीं ना कहीं हम भी अपना योगदान दे रहे हैं, मेरा भी उसमें योगदान है, उसका मोराल हाई रहता है। वह उत्पादन देने में अपने आप को अपनी क्षमता से ज़्यादा बढ़ के उत्पादन देने की कोशिश करता है। लेकिन वही दूसरी जगह यदि उसके फैक्ट्री में उत्पादित वस्तु, यदि उसके फैक्ट्री में जो उत्पादन हो रहा है, जिस वस्तु का उत्पादन हो रहा है, उसको यदि किसी डिस्ट्रक्टिव काम में लगाया जा रहा हो, उसको किसी ऐसी चीज़ में लगाया जा रहा हो कि बहुत सारी ऐसी दवाई कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जहाँ पे कि व्यक्ति को उससे हानि पहुँचता है, व्यक्ति को मारने का काम करता है, और वैसी स्थिति में मोराल वहाँ पे कर्मचारियों का लो होता है, क्योंकि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु जिस तरह के काम में लगाया जाता है, जिस तरह के कार्यों में उसके द्वारा उत्पादित वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है, कर्मचारी का मोराल उस पर डिपेंड करता है कि कर्मचारी कितना ज़्यादा उत्पादन देगा और कितना मोरली, कितना नैतिक बल उसमें रहेगा। नैतिकता के आधार पर वह इतना स्ट्रांग रहता है कि वह उत्पादन देने में अपने आप को ज़्यादा सक्षम समझता है। उसी तरह से मोराल में ही इसके अलावा कार्यकर्ता में जो फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात आती है। फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, दो तरह के इंसेंटिव होते हैं, दो तरह के प्रलोभन होते हैं उद्योग धंधा में। एक होता है जो आर्थिक प्रलोभन होता है, इसमें आता है वेतन, इसमें आता है वेतन बढ़ोतरी या पैसे से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित यदि आपको कोई प्रोत्साहन दिया जाता है, कोई मदद दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव। और एक होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, यानी कि गैर आर्थिक प्रलोभन। गैर आर्थिक प्रलोभन में क्या होता है कि उसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं, उसमें पैसा नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे गैर आर्थिक प्रलोभन है, जो इंसेंटिव्स है, जो उनको दिया जाता है। जैसे सामाजिक सुरक्षा, उनके बच्चे के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, उनके परिवार के हेल्थ चेकअप या हॉस्पिटल की व्यवस्था, उनकी जो नियुक्ति है या उनकी जो नौकरी है उसका स्थायीकरण, प्रमोशन की आशा, ये सब जो हैं वो क्या हैं, ये सब जो क्या हैं वह हैं गैर आर्थिक प्रलोभन।
तो आर्थिक प्रलोभन और गैर आर्थिक प्रलोभन अध्ययनों में ऐसा बहुत सारा देखा गया है। आज जितने भी औद्योगिक मनोविज्ञान के अंतर्गत जो अध्ययन हो रहे हैं, उन अध्ययनों में ऐसा देखा गया है कि गैर आर्थिक प्रलोभन ज़्यादा कारगर होते हैं उत्पादन को बढ़ाने में। यदि किसी कर्मचारी से यह पूछा जाए कि आपको पैसा बढ़ा दिया जाए, वेजेज आपका बढ़ा दिया जाए, आपकी मजदूरी बढ़ा दी जाए, या आपके बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था कर दी जाए, आपके परिवार के हेल्थ के लिए, हेल्थ चेकअप के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था कर दी जाए, तो वह व्यक्ति सबसे पहले कहेगा कि नहीं, पहले ये सब हॉस्पिटल और स्कूल की व्यवस्था की जाए, हमारे पैसे थोड़े कम भी रहेंगे तो हम उसमें काम चला लेंगे। यानी कि गैर आर्थिक प्रलोभन आज ज़्यादा कारगर हो गए हैं। आज कहा जाता है कि जो पहले लोग ये समझते थे कि हम व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, जो उसको इकोनॉमिक मैन कहा करते थे, आज उसको हम दूसरे नाम उससे कहा, हम उसको पुकारते हैं, वह है डॉलर फैलेसी, मुद्रा दोष। उसको हम डॉलर फैलेसी कहते हैं, और उसके आधार पर हम ये कहते हैं कि गैर आर्थिक प्रलोभन ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा प्रभावकारी है आर्थिक प्रलोभनों से। उसी तरह से चौथा जो इसका ये औद्योगिक मनोविज्ञान की जो चौथी समस्या है, वह है मानवीय संबंध। उद्योग में मानवीय संबंध। उद्योग में मानवीय संबंध से मतलब होता है कि उद्योग धंधा में कर्मचारी अकेले तो रहता नहीं है। निश्चित रूप से जिस उद्योग में वह काम करता है वहाँ और भी कर्मचारी रहते होंगे, उनके सुपरवाइजर रहते होंगे, सुपरवाइजर से ऊपर भी एक मैनेजर रहते होंगे, उनके ऊपर उद्योगपति रहते होंगे। तो ये सारे जो चेन बने हुए हैं, इन सारे चेन के अंतर्गत जो एक मानवीय संबंध होता है, जो एक ह्यूमन रिलेशन होता है उनके बीच, वह कैसा है। क्योंकि यदि ह्यूमन रिलेशन किसी उद्योग में सही नहीं होगा, यदि व्यक्ति का एक दूसरे के साथ संबंध नहीं अच्छा होगा, यदि कर्मचारी का कर्मचारी के साथ संबंध नहीं अच्छा होगा, यदि कर्मचारी का उद्योगपति के साथ संबंध नहीं अच्छा होगा, यदि उद्योगपति का मैनेजर के साथ संबंध नहीं अच्छा होगा, यदि मैनेजर का कर्मचारी के साथ संबंध नहीं अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से वह उद्योग कभी भी विकसित नहीं हो सकती है। उस उद्योग का विकास कभी भी संभव नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है, यह एक बहुत बड़ी समस्या है आज, क्योंकि आज का जो युग है, आज हम इतने तनावग्रस्त रहते हैं। छोटी छोटी बातों पे किसी के साथ झगड़ा कर लेना, छोटी छोटी बातों पे किसी के साथ मनमुटाव कर लेना, छोटी छोटी बातों पे किसी पे नाराज होके कुछ उटपटांग बातें बोल देना, ये सारी जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं आज हमारे अंदर जो हैं वह एक मानसिक तनाव के कारण है। और यह इस मानसिक तनाव का भी एक कारण है हमारे, जहाँ तक हमारा मनोविज्ञान कहता है कि हमारा जो ये पश्चिमी सभ्यता की ओर जो हमारी एक अंधी दौड़ है, उसके अंतर्गत हमारी आवश्यकताएं इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति को उतने साधन नहीं हैं। आवश्यकताएं रोज़ बढ़ रही हैं, रोज़ नई नई आवश्यकताएं लोगों के सामने मुंह बाए खड़ी रहती हैं, और वैसी परिस्थिति में उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। उनके पास उतने मीन्स नहीं है, उतने साधन नहीं है कि उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले। तो ऐसी स्थिति में तनाव होगा, निश्चित रूप से तनाव होगा। और जब तनाव होगा तो जब आप काम के स्थल पर जाइएगा, जहाँ पे आप काम करते हैं, जहाँ पे आप नौकरी करते हैं, वहाँ पे जाइएगा, तो आप तनाव में रहने के कारण अपने साथियों के साथ, अपने जो सहकर्मी हैं उनके साथ, मैनेजर्स के साथ, सुपरवाइजर्स के साथ, उद्योगपति के साथ आप कुछ रूडली, कुछ रफली आप शब्द यूज़ करेंगे, कुछ ऐसी बातें बोल जाएंगे जिससे कि आपस का संबंध खराब हो जाएगा, और वह उद्योग के लिए हानिकारक होता है। इसलिए किसी भी उद्योग के लिए आज सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि वहाँ काम करने वाले लोगों के बीच जो मानवीय संबंध हैं, जो ह्यूमन रिलेशंस हैं, वे अच्छे रहें। क्योंकि ह्यूमन रिलेशंस जब अच्छे रहेंगे तो निश्चित रूप से वह उद्योग ज़्यादा प्रगति करेगा। उसी तरह से
नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो दूसरी समस्या है औद्योगिक मनोविज्ञान की, वह है थकान और एकरसता। थकान और एकरसता, फैटिग एंड मोनोटोनी। फैटिग एंड मोनोटोनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है, क्योंकि आज उद्योग में यह देखा जा रहा है कि थकान एक ऐसी समस्या हो गई है जो उद्योग के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। वैसे तो थकान नेचुरली हर व्यक्ति को होता है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो यह कहे कि हम थकेंगे नहीं। लेकिन थकान दो तरह के होते हैं। एक तो थकान होता है कि वो नेसेसरी फैटिग जिसको कहते हैं, वह जो है वह सामान्य थकान है, वह थकान होगा। काम के घंटे यदि ज़्यादा होंगे, काम के लंबी अवधि यदि होगी तो ऐसी स्थिति में थकान होगी। और जब थकान होगी तो ऐसी स्थिति में हम दूसरे और भी समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसे, कुछ थकान ऐसी होती हैं जो असामान्य थकान होता है। वह जो थकान है वह असामान्य होता है। वह थकान जैसे कि काम पर लगे और कुछ ही समय अभी काम किए हैं और हमको थकान महसूस होने लगा, कर्मचारी को थकान महसूस होने लगा, तो ये जो थकान है वह अननेसेसरी थकान है। यह जो थकान है, इसी थकान के कारण, इसी तरह के थकान के कारण औद्योगिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्योंकि जो सामान्य थकान है तो सुपरवाइजर या मैनेजर या उद्योगपति भी यह जानता है कि 2-4 घंटे काम करने के बाद व्यक्ति की मांसपेशियां थक जाती हैं, वह काम करने के योग्य नहीं रहती हैं। वैसी परिस्थिति में उनको 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट का विश्राम दिया जाता है, चाय काल के लिए या उनको लंच के लिए समय दिया जाता है कि आप 3 घंटे 4 घंटे काम किए, अब आप लंच लीजिए और आधे घंटे या 20 मिनट के बाद फिर आप काम पर लग जाएंगे। फिर आप रीस्टोर कर लेते हैं अपने एनर्जी को और तब फिर से आप काम पे लग जाते हैं। लेकिन यह तो हुआ सामान्य थकान के लिए कि व्यक्ति थकता है, काम कर रहा है। जो थकान अभी काम करना ही शुरू किया है, कार्य करता है, और वैसी परिस्थिति में वह थकान की अनुभूति करने लगे और उस थकान के कारण वह गलत काम को परफॉर्म करने लगे, जो काम करने का जो तरीका है उसको गलत तरीके से करने लगे या उसमें फॉल्ट होने लगे, फॉल्टी उसके काम के तरीके होने लगे, तो वैसी परिस्थिति में वह ज़्यादा घातक हो जाता है। तो इस थकान को कैसे दूर किया जाए, उद्योगपतियों के लिए यह भी एक बड़ी समस्या हो गई है कि इस थकान को कैसे दूर किया जाए, कैसे कम किया जाए। जो अनावश्यक थकान है कैसे कम किया जाए, कैसे दूर किया जाए। उसी तरह से एक रास्ता है, एक रास्ता या अरोचकता या मोनोटोनी, जो भी आप कहें। एक रास्ता अरोचकता को हम अंग्रेजी में मोनोटोनी कहते हैं, MONOTONY, मोनोटोनी। इस मोनोटोनी का अर्थ होता है, यह भी थकान की तरह ही होता है, लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक में ह्रास जहाँ तक एक रास्ता की बात है जिसको मोनोटोनी कहा जाता है, वो अभी कुछ उद्योग में ये थकान की तरह ही होता है, लेकिन इसमें होता यह है कि इसमें रुचि का ह्रास होता है और काम करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। उसी तरह से काम करने की इच्छा जब समाप्त होगी तो निश्चित रूप से उत्पादन भी घटेगा, निश्चित रूप से काम के प्रति हमारी उदासीनता होगी, चिड़चिड़ाहट होगी, हम दूसरी समस्याओं के और भी हो सकती हैं, ये सब समस्याएं आती हैं इसमें। तो उसी तरह से औद्योगिक मनोविज्ञान की जो अगली जो समस्या है वह आता है औद्योगिक दुर्घटनाएं, हड़ताल और तनाव। ये जो समस्याएं हैं ये अपने आप में आज बहुत ही विकराल रूप धारण कर ली हैं। उद्योग धंधा में दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और यदि सच पूछा जाए तो उस दुर्घटना का भी कारण यही है कि व्यक्ति तनाव में रहता है। व्यक्ति जब तनाव में रहेगा तो ऐसी स्थिति में उसको काम के प्रति कंसंट्रेशन, उसका जो
ध्यान भंग इत्यादि होता रहता है। तो कंसंट्रेशन जब सही नहीं होगा, काम के प्रति यदि ध्यान भंग होता रहेगा, वैसी स्थिति में दुर्घटनाएं अक्सर होती हैं, क्योंकि लापरवाही में ही दुर्घटनाएं होती हैं। सड़क पे जहाँ लिखा हुआ भी रहता है कि क्या सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जिसका मतलब ये है कि आपकी सावधानी जहाँ कम होती है, ज्यों ही आप अपने असावधान होते हैं और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। दुर्घटनाओं को उद्योग धंधा से समाप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके कम करने के बहुत सारे उपाय आज खोजे जा रहे हैं कि कैसे दुर्घटनाएं कम होंगी। उसी तरह से हड़ताल, कर्मचारी और प्रबंधक ये जो हैं उनके बीच, कर्मचारी और कर्मचारी के बीच उद्योगपति फूट डालता रहता है कि आपस में ये लड़ते रहेंगे। तो वैसी परिस्थिति में फूट डालो और राज करो वाली स्थिति है कि वो आज आपस में जब लड़ेंगे, एक मत नहीं होंगे, तो हमारा चांदी कटता रहेगा। तो उसी तरह से उद्योगपति दबाते हैं, शोषण करते हैं श्रमिकों का। वैसी परिस्थिति में उनकी जो जायज़ मांगे होती हैं, जो उनके जायज़ डिमांड्स होते हैं, उसको भी नज़रअंदाज करता है। उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं उसको भी नज़रअंदाज करता है। वैसी परिस्थिति में हड़ताल की स्थिति आती है। और ये हड़ताल की जो स्थिति आती है वैसी तो हड़ताल एक समय ऐसा आता है कि लॉकडाउन हो जाता है, फैक्ट्री बंद हो जाती है, फैक्ट्री में उत्पादन ठप हो जाता है, कर्मचारी सड़क पर बैठ जाते हैं, धरना देने लगते हैं, इनकलाब जिंदाबाद की नारा लगाने लगते हैं। और कहने का मतलब कि उत्पादन प्रभावित हो जाता है, कर्मचारी को भी उससे नुकसान होता है और उस उद्योगपति को तो होता ही होता है। इस तरह से ये एक अलग समस्या है। उसी तरह से तनाव, औद्योगिक जो तनाव है, आपस में एक दूसरे उद्योग के साथ रिवैलरी, एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता, ये सब जो समस्याएं हैं, दुर्घटना की समस्या, तनाव की स्थिति, हड़ताल की स्थिति, उसी तरह से और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं उद्योग धंधा में जो आज व्यक्ति के सामने, आज उद्योगपतियों के सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या के रूप में सामने खड़ी है। और इस संबंध में आज करीब करीब सभी औद्योगिक समस्याओं का समाधान ढूंढा जा रहा है। आज औद्योगिक समस्याएं जितनी भी हैं उन सभी समस्याओं का समाधान ढूंढा जा चुका है। और यदि कुछ समस्याओं का समाधान नहीं भी मिला है तो उसके समाधान के लिए उपाय ढूंढे जा रहे हैं, उस पर प्रयास चल रहा है। और यह प्रयास तब तक चलता रहेगा जब तक कि उद्योग से समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाएगा। वैसे ऐसा कोई भी यंत्र नहीं है, ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है, ऐसी कोई भी जादू की छड़ी नहीं है जो किसी भी स्थान से पूरी की पूरी समस्या को समाप्त कर दे। क्योंकि जहाँ व्यक्ति रहेगा, जहाँ 1, 2, 4 व्यक्ति रहेंगे, वहाँ समस्याएं उत्पन्न होंगी ही, लेकिन वे समस्याएं उतनी घातक नहीं होती हैं, उतनी ज़्यादा ये अफेक्टिव नहीं होती हैं जो उद्योग को प्रभावित कर दें और कर्मचारी को प्रभावित कर दें। इस तरह से आज मैंने आपको औद्योगिक मनोविज्ञान की जो समस्याएं हैं उनके बारे में आपको चर्चा किया, आपको समझाया। यदि आपको मेरी बात समझ में नहीं आई हो, किसी भी पॉइंट पर यदि आप कहीं कंफ्यूज कर रहे हो, कहीं आपको लग रहा हो कि ये बात मेरी समझ में नहीं आई, सर कह के निकल गए लेकिन इनकी बात मेरे को समझ में नहीं आई, तो मैं आपसे पुनः गुजारिश करूंगा, हर क्लास में मैं आपसे कहता हूं कि आप फ़ोन के माध्यम से, आप मेल के माध्यम से, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हैं। आप अपनी समस्याओं के संबंध में आप पूछ सकते हैं और मुझे खुशी होगी कि आप अपनी समस्याओं के बारे में हमसे पूछें और हम उस समस्या का समाधान आपका करें। क्योंकि किसी भी टीचर का मुख्य उद्देश्य होता है कि वह अपने जो छात्र हैं उनको जो पढ़ा रहे हैं, जब उनको समझा रहे हैं तो उनको उनकी बात 100% समझ में आए। यदि हमारी बात आपको समझ में नहीं आती है तो इतने देर का लेक्चर, इतने देर का जो मैंने व्याख्यान दिया आपके सामने, वह बेकार है। मेरे लिए भी मुझे आत्मसंतुष्टि तभी होती है जबकि आप मेरी बात को समझते हैं, और यदि नहीं समझते हैं तो आप उसको हमसे पूछें
कि हम ये बात नहीं समझे हैं, और मैं उसको एक बार नहीं सैकड़ों बार समझाऊंगा, तब तक समझाऊंगा जब तक कि आप समझ नहीं जाएंगे। इसके लिए क्लासरूम में तो इन समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाता है, लेकिन चूंकि आज हम क्लासरूम में नहीं हैं और एक डिवाइस के माध्यम से आपसे बातें कर रहे हैं हम लोग, इसलिए मेरा एक फ़ोन नंबर है। यदि आप चाहें किसी समस्या का समाधान के लिए हमसे बात करना चाहें तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप से या डायरेक्ट फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9441483230। ओके, अब हम आज का ये व्याख्यान यहीं समाप्त करते हैं। आप अपने घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। थैंक यू।